मेडिकल नेग्लिजेंस एक सिंपल सा टॉपिक है जिसे समझना इतना मुश्किल है नहीं जितना कि इसे बना दिया गया। और ये सब कुछ हुआ है कॉम्प्लेक्स लीगल टर्मिनोलॉजीज की इस लॉ में इंसर्ट होने के कारण। मेडिकल नेग्लिजेंस लॉ क्योंकि एक मेडिको लीगल सब्जेक्ट है जिसमें लॉ और मेडिसिन दोनों इंसर्ट होते हैं, तो लीगल प्रोफेशन के लिए मेडिकल टर्म समझना मुश्किल है और मेडिकल लोगों के लिए लीगल टर्म्स को समझना मुश्किल है। मेडिकल लोगों की हम बात करें तो जैसे इसमें लीगल टर्म्स है काफी सारे, जैसे कि एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन, ड्यूटी ऑफ केयर, रीजनेबल केयर एंड स्किल वगैरह वगैरह। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब है कि किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के दौरान कोई मिसहैपनिंग होना, कोई दुर्घटना होना और उसका ब्लेम या उसका कॉजल रिलेशनशिप सीधा डॉक्टर से जोड़ना। अब ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी भी मिसहैपनिंग के लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर की जिम्मेदारी को तय करने के लिए या उसे नेग्लिजेंट प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट जरूरी होता है और उन पॉइंट्स को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। पहले हम पॉइंट समझेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे और इन्हीं पॉइंट्स को वापस उन्हीं बेसिस पे रिवाइज करें। तो नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट का है जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है कि एक्चुअली वो आपका डॉक्टर है भी या नहीं जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो नेग्लिजेंट। तो ये डिसाइड होता है 2 स्टेज टेस्ट से, जिसको भी लॉर्ड विल्बर ने प्रपोज किया था। और इसमें पहली स्टेज होती है द प्रॉक्सिमिटी और रिमोटनेस ऑफ द एक्शन एंड देयर कंसिक्वेंसेस। प्रॉक्सिमिटी और रिमोटनेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी, एक बार तो उसने आपको गलत दवाई दे दी, तो गलत दवाई से आपके ऊपर जो नेग्लिजेंट इफेक्ट होगा दैट विल बी वेरी प्रॉक्सिमेट, बहुत ही क्लोज होगा। और अगर उसने दवाई तो आपको सही दी है, लेकिन इन दैट केस उसने आपको जो दवा की डोज दी है या फिर उसकी शेड्यूलिंग जो की है वो थोड़ी सी गड़बड़ की है, इन दैट केस जो आपके ऊपर इफेक्ट होगा दैट विल बी रिमोट। तो इन दैट केस प्रॉक्सिमिटी या रिमोटनेस ऑफ द एक्शन जो कि डॉक्टर ने किया एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका इफेक्ट आप पे आया। इस 2 स्टेज टेस्ट का जो सेकंड स्टेज है दैट इज कंसिडरेशन। अगर डॉक्टर ने आपसे पैसे लिए, आपसे फीस लिए, आपके पास उसका प्रूफ है, तो डॉक्टर की लाइबिलिटी इस नेग्लिजेंट एक्ट में बढ़ जाती है। ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट, ड्यूटी ऑफ केयर इज द प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू एक्ट विथ ड्यू केयर एंड स्किल। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज एक्ट ऑफ ओमिशन या एक्ट ऑफ कमीशन। एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब है कि डॉक्टर को ने वो काम किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। एक्ट ऑफ कमीशन इज डॉक्टर ने वो काम नहीं किया जो उसको एक्चुअली करना चाहिए था। एक्ट ऑफ कमीशन का एग्जांपल, गलत टांग काट दी। एक्ट ऑफ ओमिशन का एग्जांपल, डॉक्टर को कंसेंट लेनी चाहिए थी लेकिन उसने कंसेंट नहीं ली। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट नेग्लिजेंस केसेस में, दैट इज डैमेज। डैमेज यानी इंजरी। डैमेज शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है? कंपनसेशन होता है जो कोर्ट अवार्ड करता है किसी पेशेंट को या फिर किसी प्लांटिफ को। डैमेज इज इक्विवेलेंट टू इंजरी। मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल टू इंजरी, क्योंकि यूजुअली नेग्लिजेंस केसेस में क्या होता है, इंजरी के अंदर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इनका इलीगल हार्म को कॉज करना दैट इज कॉल्ड एज इंजरी। बट नेग्लिजेंस के केस में बॉडी और माइंड का कॉन्सेप्ट तो रहता है, लेकिन रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को जब इंजरी होती है तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज नेग्लिजेंस पर से। बॉडी की इंजरी मतलब गलत टांग कटना, माइंड की इंजरी जैसे कि किसी पेशेंट को आपने बोल दिया कि आपको कैंसर है, बिना प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर किए, और उसको बोल दिया कि आपको कैंसर है। अब वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है और किसी भी मेंटल स्टेट से वो गुजर रहा है, बाद में उसे पता चलता है कि वो उसको कैंसर नहीं था, ही इज परफेक्टली हेल्दी, और या तो वो ट्यूमर बिनाइन था, मैलिग्नेंट नहीं था, व्हाटएवर। इन दैट केस पेशेंट कैन सू द डॉक्टर कि यहाँ पे आपका नेग्लिजेंस था क्योंकि आपने मेरी माइंड को इंजरी पहुंचाई। तो दीज आर कॉल्ड एज डैमेज। इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉजेशन। डायरेक्ट कॉजेशन से हमारा क्या मतलब है? दिस इज डैमेज इज कंसिक्वेंशियल टू द एक्ट ऑफ द डॉक्टर। मतलब कि एक डॉक्टर ने जो काम किया है उससे डायरेक्टली कोरिलेटेड है, रिमोटली, पॉसिबली, ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट डॉक्टर ने सर्जरी की तो सर्जरी की वजह से लॉस हुआ, या डॉक्टर कंसेंट लेने आया था या नहीं आया था लेकिन कंसेंट नहीं हुई, व्हाटएवर इट इज, दिस इज डायरेक्टली ड्यू टू द एक्शन कॉज्ड बाय द डॉक्टर। तो इंजरीज और एक्शंस ऑफ डॉक्टर का डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप होना जरूरी है। इसके बाद एक पॉइंट जो हम नेग्लिजेंस टर्म में बार बार सुनते हैं दैट इज लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल क्या है कि जैसे कि आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे आपने मेडिकल काउंसिल में, इंडियन मेडिकल काउंसिल में या राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपने जो डिग्री ली है उसके साथ एक इम्प्लाइड अंडरटेकिंग आती है कि आप जो जो भी बेसिक स्किल्स हैं वो सब आप पजेस करते हैं, आपके पास वो काबिलियत है कि आप किसी पेशेंट को अपने एमबीबीएस के लेवल तक की जो आपकी कॉम्पिटेंसीज है उनके हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिनिमम डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस डिक्लेयर करनी होती है, और जब आप वो डिक्लेयर करते हैं तो आपको
ये माना जाता है कि आपके अंदर वो मिनिमम डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस है। इसके लिए आपको फेयर एंड रीजनेबल कॉम्पिटिटिव लेवल स्किल या कॉम्पिटेंसी आपको एक्वायर करनी होती है। अब जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताऊं, अगर एक किसी व्यक्ति ने एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन कराया है तो ही इज क्वालिफाइड इनफ टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स इन द आईसीयू, ठीक है। लेकिन अगर आईसीयू में आप एक बीएचएमएस किसी व्यक्ति से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसके थ्रू कोई हादसा हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई नेग्लिजेंट एक्ट हो जाता है, तो ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये बोलते हैं कि एक ट्रीटमेंट में स्किल और केयर, स्किल को हम पढ़ रहे हैं, केयर को हम आगे पढ़ेंगे, तो स्किल के अंदर जो पार्ट है वो होना जरूरी है। और स्किल रिक्विजिट स्किल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट या किसी बॉडी के थ्रू इंसर्ट की जाती है। जैसे कि एमबीबीएस के केसेस में क्या है, आपका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, होम्योपैथी के केसेस में होम्योपैथी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, आयुर्वेदिक काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या मेडिकल काउंसिल ये अपनी ही पद्धतियों से स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को रजिस्टर कर सकते। ये नहीं बोलते कि आप जो है एक एमबीबीएस व्यक्ति जो जाके किसी का पंचकर्म करने लग जाए और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ही विल बी कंसिडर्ड कि उसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं थी। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं आप क्रॉसपैथी ट्रीटमेंट करोगे। इसके बाद नेग्लिजेंस केसेस में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कंसिडरेशन के लिए, दैट इज लैक ऑफ ड्यू केयर, लैक ऑफ रीजनेबल केयर या फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर और रीजनेबल केयर। अब ये जो ड्यू केयर, रीजनेबल केयर या स्टैंडर्ड ऑफ केयर, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, दिस इज ए कंपेरेटिव टर्म। और कंपैरिजन किससे होता है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर का। फॉर एग्जांपल आप मानिए कि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के ट्रीटमेंट की, हार्ट अटैक किसी को है, तो उस केस में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ केयर का कि इसमें ये ट्रीटमेंट होगा, एस्पिरिन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, उसके बाद मॉर्फिन देंगे आप, वगैरह वगैरह। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया। अब इसके कंपैरिजन में जो ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हैं वो किस लेवल का स्किल या केयर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनेबल केयर। अब आप मानिए कि जैसे इसी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक डॉक्टर है जो कि सिर्फ पल्स देख के, हाइपोथेटिकली पल्स देख के बता दे कि इसको तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। उस केस में क्या होगा, वो डॉक्टर का पेशेंट अच्छी केयर पा जाएगा। सेकंड, एक पेशेंट है जो कि ईसीजी या फिर लैब डायग्नोसिस, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के बाद भी ये नहीं बता पाता है कि इस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर सबसे लोवेस्ट हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है कि नॉट द हाईएस्ट डिग्री कि पल्स देख के बता दे, या फिर ये भी नहीं है कि सबसे लोवेस्ट डिग्री कि ईसीजी और लेबोरेटरी टेस्ट के बावजूद भी वो ना बता पाए कि क्या हुआ है, बट एक स्टैंडर्ड केयर मतलब कि जब लेबोरेटरी टेस्ट आ जाए, जब ईसीजी उसके सामने आ जाए तो ये बता सके हाँ इस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है और इसका बेसिक ट्रीटमेंट ये होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर डिसाइड होता है एक्सपर्ट ओपिनियन से, और एक्सपर्ट ओपिनियन से ये डिसाइड किया जाता है कि इस कंडीशन में जहाँ पे नेग्लिजेंस क्लेम हो रहा है, इस कंडीशन में अगर डॉक्टर होता कोई रीजनेबली ऑर्डिनरी प्रूडेंट या कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होता तो वो किस लेवल की केयर एग्जर्ट करता। क्या वो नब्ज देख के मायोकार्डियल इंफार्क्शन पता कर लेता? नहीं। क्या वो ईसीजी और लैब डायग्नोसिस देखने के बावजूद मायोकार्डियल इंफार्क्शन को मिस कर देता? नहीं। बट एक ऑर्डिनरी लेवल हो केयर। तो ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर, और ये डिसाइड होता है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन। अब हमने नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल देख लिए, अब हम लेके चलेंगे 3 एग्जाम्पल और जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को उसके अंदर कैटेगरीज को फिट करके देखेंगे और देखेंगे इन केसेस में नेग्लिजेंस होता है या नहीं। नंबर 1 एग्जाम्पल है किसी की गलत टांग काट दी, यानी कि रॉन्ग फुट एम्पुटेशन हो गया। सेकंड केस में क्या हुआ है कि एक हाई डोज दे दी किसी एंटीबायोटिक या किसी ड्रग की जो कि नहीं देनी चाहिए थी, और उस केस में लॉस ऑफ हियरिंग या लॉस ऑफ विजन हो गया। थर्ड केस अभी हम डिस्कस करके निपटते हैं कि फेलियर टू डायग्नोस एमआई ऑन ईसीजी एंड लैब टेस्ट रिपोर्ट्स। ये 3 केसेस है जिनका हम डिटेल में इनको कैटेगरी बाय कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि इस केस में नेग्लिजेंस कौन से पॉइंट पे जाके हुआ, ड्यूटी पे, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी पे, डैमेज पे, डायरेक्ट पोजीशन पे, लैक ऑफ स्किल पे या लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे। तो नंबर 1 हम लेके चलते हैं हमारा केस रॉन्ग फुट एम्पुटेशन का। तो क्या इसमें ड्यूटी थी रॉन्ग फुट में? हाँ बिल्कुल, पैसे देखिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। सेकंड चेंज डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुआ है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, बिल्कुल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एक्ट ऑफ ओमिशन या एक्ट ऑफ कमीशन में से एक्ट ऑफ कमीशन यहाँ पे हुआ है। डॉक्टर को गलत टांग नहीं काटनी चाहिए थी, और एक्ट ऑफ ओमिशन में उसने क्या किया है, उसने वो मार्किंग नहीं की पैर पे। यूजुअली पैर पे मार्किंग की जाती है कि ये वाला पैर काटना है, ये वाला पैर बचाना है। तो बहुत कॉमन
बहुत कॉमन मेल प्रैक्टिस है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दोनों केसेस में यहाँ पे हो गया, डैमेज हुआ है, हाँ पेशेंट को हुआ है, उसकी एक हेल्दी टंग चली गई। डायरेक्ट कॉजेशन लिंकेज है, हाँ बिल्कुल, अगर डॉक्टर अगर गलत टांग नहीं काटता तो वो एक टांग से लंगड़ा नहीं होता, इन दैट केस डायरेक्ट कॉजेशन हो गया। लैक ऑफ स्किल, क्या डॉक्टर के पास लैक ऑफ स्किल थी? नहीं, सर्जन बढ़िया था, डिग्री है उसके पास में, ठीक है, तो इस केस में कोई लैक ऑफ स्किल तो यहाँ पे फुलफिल हो नहीं रहा। लैक ऑफ ड्यू केयर या रीजनेबल केयर, बिल्कुल हो रहा है, ड्यू केयर थी, रीजनेबल, कोई भी ऑर्डिनरी उसके लेवल का कोई भी ऑर्डिनरी डॉक्टर क्या ऐसा करता, गलत टांग काट देता? नहीं, वो मार्क करके रखता है, ये वाली सही टांग है, ये वाली गलत टांग है, इसको काटना है, इसको बचाना है। तो उस केस में एक्सपर्ट ओपिनियन भी जब देंगे तो वो बोलेंगे नहीं यार, ये तो हम में से कोई भी नहीं करता। अगर 100 डॉक्टर है एक एरिया में, कोई भी डॉक्टर इस तरीके से गलत टांग तो नहीं काटता, और अगर काटता है तो उस केस में ये नेग्लिजेंट है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड चीज पे, हाई डोज ऑफ ड्रग लीडिंग टू लॉस ऑफ हियरिंग एंड लॉस ऑफ पेशेंट, ड्यूटी थी, बिल्कुल, पेशेंट आया डॉक्टर के पास तभी तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। इसके बाद डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल डोज कैलकुलेट करना था उसको, पता करना था कि उसको पेशेंट को कितनी डोज चाहिए, कितने किलोग्राम का पेशेंट है, उस हिसाब से। तो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो हुआ है, डैमेज हुआ है, बिल्कुल। डैमेज कैसे हुआ है? उसकी आँख चली गई और उसकी सुनने की शक्ति चली गई, तो इस केस में डैमेज हुआ है। डायरेक्ट कॉजेशन, अगर डॉक्टर गलत डोज नहीं लिखता तो क्या उसको ये हियरिंग लॉस होता? नहीं, क्योंकि उससे पहले उसकी हियरिंग नॉर्मल थी और उसके बाद में उसकी हियरिंग डिक्रीज हो गई या विजन डिक्रीज हो गया, ये टेस्ट से भी प्रूव हो गया। इन दैट के डायरेक्ट कॉजेशन, इसका लिंकेज मिल गया, कॉज और एक्शन की कंटिन्यूटी मिल गई हमको। लैक ऑफ स्किल, डॉक्टर के पास क्या लैक ऑफ स्किल था? नहीं, बिल्कुल बढ़िया स्किल था। अब उसने जब ये प्रिस्क्राइब की, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एमबीबीएस पेशेंट ही यहाँ पे होता और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर कोई हाई इम्यूनोमोड्यूलेटर प्रिस्क्राइब कर देता या कोई ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब कर देता जो सिर्फ उनको सर्जन या कैंसर फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस केस में उसके पास ये लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल नहीं होती, तो एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे गिनती हो जाता है, ठीक है। अगर वो डोज सही होती है गलत होती तो भी डैमेज होना चाहिए था उस केस में, बट यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जिसने लिखी है उसके पास डिग्री थी उस दवाई को लिखने की, तो हम यहाँ पे लैक ऑफ स्किल को कॉज नहीं मान। इसके बाद आता है लैक ऑफ ड्यू केयर, रीजनेबल केयर। अगर 100 डॉक्टर्स होते एक एरिया में तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते, क्या सारे के सारे 100 या 50 डॉक्टर्स भी उसमें हाई डोज देते? या किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में हमें बोले कि 100 डॉक्टर है अगर एक एरिया में, तो उसमें शायद 25 जो है वो इस डोज को भी यूज करते हैं, वो ओडी देते हैं, बीडी देते हैं, उनका अलग तरीका है, वो दूध के साथ देते हैं, दही के साथ देते हैं, पर देते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं या कोई भी डॉक्टर्स इस तरीके का इलाज नहीं करते जिसमें इतनी हाई डोज किसी भी ड्रग की दी जाए कि लॉस ऑफ हियरिंग हो जाए या लॉस ऑफ विजन। ये केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लेके चलते हैं हमारे लास्ट केस को, जो हमने फेलियर टू डायग्नोस एमआई ऑन ईसीजी एंड लैब रिपोर्ट देखा है। इसमें क्या ड्यूटी थी? बिल्कुल, डॉक्टर पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आए हैं, वहाँ पे उसका टेस्ट हुए, तो इसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन तो उसके पास था, पैसे भी उसने भरे, तो इसका मतलब ड्यूटी वहाँ पे थी। इसके बाद डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर हुआ है, एक्ट ऑफ ओमिशन या एक्ट ऑफ कमीशन। हाँ, हम मान सकते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब कि उसको क्या करना चाहिए था, उसको डायग्नोसिस कर लेना चाहिए था इस एमआई का, लेकिन उसने नहीं किया, तो यहाँ पे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है। डैमेज क्या हुआ? पेशेंट डेड हो गया। अगर एमआई डायग्नोस नहीं होगा टाइम पे, तो या तो उसका परमानेंट डैमेज हो जाएगा उसकी कार्डियक वॉल्स में, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो डैमेज भी यहाँ पे हुआ। डायरेक्ट पोजीशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्या उसका डैमेज पहले हो चुका था या फिर उसको एमआई जो हुआ वो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन डॉक्टर के पास वो जब आया तब तक उसका एमआई पूरा सेटल हो चुका था, अब उसके मरने की देरी थी, उस टाइम पे उसके लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स हुए और उसके बाद उसकी डेथ हुई। क्या ये केस है? डिफिकल्ट टू प्रूव, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द डॉक्टर। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर की हम मान के चलते हैं कि डायरेक्ट पोजीशन लिंकेज उसका मिल रहा है। अगर डॉक्टर जो है टाइम पे एमआई को डायग्नोस कर लेता, उसको थ्रोम्बोलाइसिस कर देता, स्ट्रेप्टोकाइनेस दे देता, अल्टीप्लेस दे देता, तो उस केस में क्या होता, पेशेंट बच जाता, उसकी डेथ नहीं होती। तो डायरेक्ट पोजीशन है डेथ और फेलियर टू डायग्नोसिस में या फिर एक्ट ऑफ कमीशन में डैमेज हुआ है, डेथ हुई है, इस केस में यहाँ पे हम मान के चलते हैं डायरेक्ट पोजीशन का क्लॉज भी फुलफिल हो रहा है। इसके बाद आता है लैक ऑफ स्किल। क्या उसके पास लैक ऑफ स्किल था? नहीं, उसके पास डिग्री थी। इसके बाद आता है लैक ऑफ ड्यू केयर या रीजनेबल केयर या फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर और रीजनेबल। फिर मैं वही वापस 100 डॉक्टर्स पे आता हूँ,
अगर मैं बोलता हूँ कि अगर सो कार्डियोलॉजिस्ट को या सो ट्रीटिंग डॉक्टर्स को, एमडी मेडिसिन को अगर मैं ईसीजी और लैब टेस्ट दिखाऊं, तो क्या वो एक एमआई को डायग्नोस करने में फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कहूँगा। इन ऑल दीज केसेस क्या होगा, ये सारे लोग एमआई को तो एटलीस्ट डायग्नोसिस कर ही लेंगे। ये तो एक एमबीबीएस को भी सिखाया जाता है, तो एक बेसिक थिंग है। तो ये 100 में से कम 99 तो उसको कर ही लेंगे डायग्नोस। उससे नीचे चला गया ना लेवल ऑफ केयर, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस प्रूव हो जाए। तो इसी तरीके से हमने 3 केसेस के थ्रू समझा ये सारे पॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस कब स्टैब्लिश। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर डॉक्टर इन लॉ पे, वेल लॉ मीट्स मेडिसिन। थैंक यू।